चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुप्रतीक्षित विषय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हाल के दिनों में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से संस्कृत विषय की उपयोगिता सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में ऑप्शनल विषय के रूप में बढ़ती जा रही है, इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इस कारण से यह विषय आज लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और इसकी पृष्ठभूमि में है हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी उम्मीदवार लगातार हमारे संपर्क में थे, लगातार मुझसे यह निवेदन कर रहे थे और सुझाव भी दे रहे थे कि सर यूपी पीसीएस के ऑप्शनल विषय की तैयारी के लिए हम संस्कृत ऑप्शन रखें, क्यों रखें, या संस्कृत ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, इसकी महत्ता क्या है ऐच्छिक विषय के रूप में। इन सभी शंकाओं या इन सभी जिज्ञासाओं के कारण मैं यह विषय लेकर आप सभी के समक्ष आया हूं। साथियों, अभी देख रहे होंगे यूपी पीसीएस में संस्कृत विषय को जो ऑप्शनल के रूप में ले रहे हैं अभ्यर्थी, वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। इसका कारण कई है, इसके कई कारण हैं और उन सभी कारणों पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि संस्कृत विषय जो है, यदि जो भी व्यक्ति ऑप्शनल के रूप में ले रहा है वो बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है। तो आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले जो भी रिजल्ट्स आए हैं, वो चाहे यूपीएससी के रहे हों चाहे यूपी पीसीएस के रहे हों, उनमें संस्कृत विषय जो अभ्यर्थी लिए थे वो निश्चित रूप से सफल हुए हैं। आप 2018 के रिजल्ट में विपिन शिवहरे का नाम आप जानते होंगे, जो हिंदी मीडियम से थे और संस्कृत ऑप्शनल लिए थे और उन्होंने हिंदी मीडियम से टॉप किया था। हिंदी मीडियम के टॉपर के रूप में विपिन शिवहरे थे। इसको 326 मार्क्स इनको मिले थे। रैंक बता ही दिया, चतुर्थ रैंक था। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर संस्कृत विषय को ऑप्शनल के रूप में लेकर अगर हम लेकर कौन कौन से लोग सफल हुए हैं और हम लेते हैं तो क्या हम भी सफल होंगे। तो मैं कुछ नाम आपके सामने बता रहा हूं। और यूपीएससी ही नहीं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या अन्य जो भी जहां पर भी ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत विषय लगा हुआ है, वहां पर सभी अभ्यर्थी इस विषय को लेकर आसानी से मेहनत करके, आसानी से कहने का मतलब है कि मेहनत करके बहुत ही आसानी से सफल हुए हैं। बीपीएससी में देखिए अर्शी शाहीन नाम है, इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था और इनका यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था, परंतु वहां पे एसडीएम इनको मिला था बीपीएससी में, तो इन्होंने वहां पे ज्वाइन किया है। यूपीएससी में देखिए तो विपिन शर्मा है जो आईआरटीएस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था और वो रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2018 के रिजल्ट में उमेश्वर प्रभात सिंह हैं, इनका तो हालांकि जो है विषय संस्कृत रहा है, ये हमारे गुरु भाई भी रहे हैं, अर्थात हमारे और इनके सुपरवाइजर एक ही थे, दोनों लोग एक ही गुरु के अंडर में पीएचडी किए हुए हैं। तो इन्होंने डीएसपी पद को प्राप्त किया बहुत बेहतरीन स्कोर करके। और देखिए तो यूपीएससी में बहुत सारे नाम हैं, जैसे शशांक त्रिपाठी का नाम आपने सुना होगा, 5th रैंक इनको मिला था, ये भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से थे। और अभिषेक शर्मा हो गए, रजनी सिंह हो गई, प्रियंका निरंजन हो गई, गौरव अग्रवाल हो गए, इन्होंने जब हिंदी मीडियम रखा था तो इनको 99 इनका रैंक आया था यूपीएससी में, और फिर इन्होंने इंग्लिश मीडियम से दिया तो 46 रैंक इनको आया और 316 नंबर इनको मिला था। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं, नामों की लिस्ट बड़ी लंबी है, उन सब नामों में मैं नहीं जाना चाहता।
अब हम लोग सीधे विषय की तरफ चलते हैं। ये मैं एक संक्षिप्त आपको नाम बता दिया जो संस्कृत ऑप्शनल को जो है संस्कृत विषय को ऑप्शनल के रूप में रख कर सब सिलेक्शन लिए हैं। अब देखिए, संस्कृत जब विषय की बात आती है तो यह बात भी आती है कि भाई जो है कई भ्रांतियां इसके विषय में हैं कि जैसे संस्कृत बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे प्रश्नों के उत्तर सभी संस्कृत में लिखने होते हैं, संस्कृत विषय बहुत कठिन है, संस्कृत कैसे कैसे पढ़ेंगे, संस्कृत का कोई ऐसा बेहतरीन संस्थान नहीं है जिससे जुड़कर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें आसानी से। जो गिने चुने हैं भी वो या तो वो पैसा भी बहुत ले रहे हैं और वो बेहतरीन रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं। आप सभी परिचित होंगे कि किस प्रकार से जब व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है तो उसके नाम जो है अपनी कोचिंग में छाप लेते हैं। मैंने अर्शी शाहीन का नाम लिया या विपिन शर्मा का नाम लिया या उमेश्वर प्रभात का नाम लिया, ये सब हमारे अपने लोग थे। विपिन शर्मा जी जो IITS हैं, इनको मैंने स्वयं पढ़ाया था, पूरा मार्गदर्शन किया था। इसी प्रकार अर्शी शाहीन का भी है। उमेश्वर प्रभात जी जो है स्वयं संस्कृत से थे तो उन्होंने खुद से ही मेहनत की, बड़े अच्छे व्यक्ति भी हैं। तो ये कुछ नाम हैं जिनको मैं आपको बताया सिलेक्शन में बहुत और कुछ लोगों ने कहा कि हमारा नाम नहीं लीजिएगा सर, तो हमने उनका नाम नहीं लिया। और बहुत सारे लोग हैं जो लगातार मेंस लिख रहे हैं और संस्कृत की वजह से उनका रिजल्ट नहीं रुक रहा है, उनका रिजल्ट सिर्फ GS के कारण रुक रहा है। तो ये मैं बता दिया कि जो जिनका मार्गदर्शन मैंने किया, जो पढ़ाया है या कह लीजिए, वो सभी कहाँ कहाँ सेलेक्ट हैं और मेरे पढ़ाने वाले सेलेक्ट हैं कि या नहीं है। या बहुत सारे प्रश्न जो है अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाते हैं कि उनको लगता है कि जो है जिस कोचिंग संस्थान में बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं कि हम यहाँ से सफल हैं, वो कोचिंग संस्थान बहुत बेहतरीन है। ऐसा कुछ नहीं है। सफलता बहुत आवश्यक है, परंतु जो नाम आजकल के जो है प्रचार प्रसार की दुनिया में जो एडवर्टीजमेंट पे या जो दिखता है सो विकता के स्लोगन को कहा जाए, तो उस पर मत विश्वास करिए। आप स्वयं परखिए, स्वयं पढ़िए, स्वयं देखिए कि आपकी समस्या का समाधान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तब आप उस संस्थान का चुनाव कीजिए, चयन कीजिए। आइए, हम पहली भ्रांति आपकी थी कि भाई संस्कृत का बैकग्राउंड होना क्या जरूरी है। नहीं, किसी भी तरह से संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं जरूरी। आप किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति संस्कृत ऑप्शनल को ले सकता है। बस बात है मेहनत पे और समझ पे। आप अच्छे से मेहनत करिए, खूब बढ़िया से समझिए, अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से मार्गदर्शन में रहिए। जैसे हमारी संस्था से आप जुड़िए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, यह मेरा आपसे वादा है, मैं आपको यकीन दिलवाता हूं। बेहतरीन नोट्स है, आप सिर्फ पढ़िए, बढ़िया से उस नोट्स को पढ़िए, क्लास करिए और जाके लिखिए। आपको कम से कम भी नंबर मिलेगा तो 325 से लेकर 350 380 नंबर तक आपको 400 के पेपर में आराम से इसमें मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संस्कृत विषय को ऑप्शनल के रूप में लेने के लिए संस्कृत बैकग्राउंड आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी बैकग्राउंड का, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वह बीटेक किया हो। अब जैसे अर्शी शाहीन ने बीटेक किया था, विपिन शर्मा जो है वो एमटेक थे, उमेश्वर प्रभात जो थे वो तो उनका संस्कृत बैकग्राउंड था। तो इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कोई महत्व नहीं रखता। किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति आता है, विषय को लेता है, मेहनत करता है और हमारे मार्गदर्शन में रहता है, हमारी क्लासेस करता है और आसानी से सफल होकर निकल जाता है। बहुत सारे लोग हैं, विपिन जो यूपीएससी में इन्होंने संस्कृत रखा था, उससे पहले 5 बार मेंस इन्होंने सोशियोलॉजी से दिया था और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई विषय बेकार नहीं होता। हो सकता है कि उस विषय को हम ना समझ पा रहे हैं या विषय को ना बढ़िया कर पा रहा हूं, तो विषय की कमी नहीं। लेकिन संस्कृत इतना वैज्ञानिक, इतना संक्षिप्त और इतना हाई स्कोरिंग है कि आप बहुत आसानी से कम समय में इसको तैयार कर सकते हैं। आगे बात है कि भाई मीडियम, तो मीडियम आप अपने अनुसार जिसमें आप कंफर्टेबल हो रखिए, मीडियम कोई महत्व नहीं रखता। आपको मटेरियल उपलब्ध है, आप पढ़िए और मेहनत करिए और आगे निकलिए। अब संस्थान की बात आई तो चाणक्य संस्कृत अकेडमी जो है, चाणक्य संस्कृत अकादमी जो है, वह आप सबके लिए निरंतर
परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है और आपकी के चयन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो आप इस संस्था से जुड़िए, इस संस्था में आइए और सफलता को प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार से ये सामान्य बात रही। और हमेशा प्रश्न आता है कि भाई तैयारी कैसे करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाई सिलेबस तो है ही है, क्वेश्चन पेपर भी है, परंतु कैसे समझें। तो आज उसी बात का निराकरण के लिए, इसी समस्या के समाधान के लिए मैं यहाँ पर हूँ। एक अंतिम बात जो आती है कि कहते भाई संस्कृत लेंगे तो संस्कृत में सारे आंसर लिखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, मैं वो आगे आपको बताऊंगा। आइए हम देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं। देखिए संस्कृत साहित्य है, प्रथम प्रश्न पत्र हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर को। खंड का मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों दे दिया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे उन्होंने, जब मैं यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस किया था तो उन्होंने कहा था सर अगर इसी के साथ इंग्लिश भी होता तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधा होती। तो मैं उनके लिए सुविधा, उनको भी सुविधा हो इसको समझने में, इसको जानने में, पढ़ने में, इसीलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का यहाँ पर समावेश किया है। सामने देख रहे हैं खंड का में भाषा विज्ञान है। उससे पहले मैं बता दूं 5 खंड होते हैं, या सेक्शन का इंग्लिश में ABCDE या का ख ग घ ङ, ठीक है, 5 सेक्शन होते हैं। और हर सेक्शन में आप देखेंगे हर सेक्शन में ङ को, अर्थात सेक्शन ई को छोड़कर हर सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन होते हैं। और एक सेक्शन से, एक खंड से एक ही क्वेश्चन करना होता है। और हर खंड में, मतलब अंतिम खंड को छोड़कर, अर्थात खंड ई, सेक्शन ई या खंड ङ को छोड़कर सब में जो 2 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का भी विभाजन उपखंडों में है। अर्थात कहिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ABC करके 3 उपखंड हैं। इसी प्रकार मान लीजिए खंड का में ही क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें भी 2 उपखंड हैं ABC। इसी प्रकार क्वेश्चन खंड खा का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वहां पर देखिए ABC। तो कहने का मतलब है कि एक खंड है और उस खंड में जो प्रश्न है उसके कुछ उपखंड हैं, ठीक है ना, उनमें विभाजित होता है। तो जो अब इसमें क्या है कि जिस हर खंड से एक क्वेश्चन करना होता है। अब प्रश्न पत्र में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा प्रतिखंडम एकः प्रश्नः समाधेयः। और दूसरा नोट में पहला तो ये लिखा है कि प्रतिखंडम एकः प्रश्नः समाधेयः, और दूसरे में लिखा होगा सर्वे प्रश्नाः समानांकाः, मतलब सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ये नहीं कि एक प्रश्न 50 का है तो दूसरा प्रश्न 40 का, ऐसा नहीं है। तो आपने देखा कि 5 खंड हैं, अंतिम खंड को छोड़कर सभी खंडों में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्लियर है? अब इसमें देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो अंतिम खंड है अर्थात खंड ङ, मतलब सेक्शन ई, उसमें जो है निबंध लिखने को आता है और वही एकमात्र प्रश्न है जिसको आपको संस्कृत माध्यम में अर्थात संस्कृत मीडियम में लिखना पड़ेगा। बाकी के जो अन्य 4 क्वेश्चन हैं उनको आप अपने माध्यम में लिख सकते हैं, अपने मीडियम में लिख सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आप चाहें, ठीक है। अन्य जो भी आपने माध्यम के तौर पर आपने अर्थात मीडियम के तौर पर यहाँ पर जिस भाषा का आपने यहाँ पे चयन किया, चुनाव किया, तो यह शंका हमें लगता है दूर हो गई। इस भ्रम को हमने समाप्त किया, इस शंका का हमने समाधान किया कि संस्कृत ऑप्शनल लेने वाले को संस्कृत में ही उत्तर देना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड पेपर को देखा जाए, दोनों मिला के 10 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन हुए, 10 प्रश्न हुए। 10 प्रश्न में सेकंड पेपर में आपको 2 क्वेश्चन जो है संस्कृत में देना होता है, मैं सेकंड पेपर में चर्चा करूंगा। परंतु ओवरऑल देखिए आप, तो यहाँ देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन में सिर्फ 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको संस्कृत माध्यम में देना पड़ता है, बाकी 7 क्वेश्चन का उत्तर जो है वो आप अपने माध्यम में दे सकते हैं। एक बात है। अब देखते हैं कि जो यूपी पीसीएस में संस्कृत का जो प्रश्न पत्र है वह 2 खंडों में और 2 पेपर में है, खंडों में नहीं, सॉरी, 2 प्रश्न पत्रों में विभक्त है।
बटा हुआ है। पहला है प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर और दूसरा है द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सेकंड पेपर। और प्रथम प्रश्न पत्र 200 का है और सेकंड पेपर भी 200 मार्क्स का है, 200 नंबरों का है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शनल का मार्क्स है वो टोटल 400 नंबरों का होता है, 400 अंकों का होता है। क्लियर है, ये बात हुई। अब कहने का मतलब है कि दोनों पेपर कुल मिलाकर 400 अंकों के होते हैं, पहला 200 और दूसरा भी 200। और समय कितना है, 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। और देखा, और प्रश्न पत्र दोनों प्रश्न पत्रों में अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड हैं अर्थात 5 खंडों में विभाजित है। और अंतिम खंड को छोड़कर प्रत्येक खंड में 2-2 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से अगर पांचों खंडों मिला लें देखें तो 9 प्रश्न होते हैं। ठीक है, अभी तक देख रहे हैं 9 प्रश्न ही आ रहे हैं। और प्रत्येक खंड में 2 प्रश्न होते हैं और वो दोनों प्रश्न उपखंडों में अर्थात ABC में उप प्रश्नों या उपखंडों में कहिए, उप प्रश्नों कहिए या उपखंडों कहिए, जो भी कह सकते हैं, उसमें विभाजित होता है। उपखंड यहां तो नहीं, हमें लगता है उप प्रश्न ही ज्यादा उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, अब जो नया पैटर्न है उसमें 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं अर्थात खंड 1 में 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कभी जो 2 ही प्रश्न पूछे जाते थे और उसमें से एक करना होता था। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा पहले सिलेबस पे आते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे। अब देखिए भाषा विज्ञान सामने लिखा है, इसमें देखिए, इसमें जो टॉपिक हैं आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक है भाषा का उद्भव और विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा है भाषाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, भारोपी एवं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इंडो यूरोपियन एंड मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। चतुर्थ अर्थात चौथा जो टॉपिक है वह है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं तथा कारण। ठीक है ना, सेमेंटिक्स ट्रेंड्स एंड रीजंस। ठीक है, आगे देखिए ध्वनि नियम, फोनोलॉजी, ध्वनि परिवर्तन के कारण, फोनेटिक्स चेंजेस, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय वाग् यंत्र, ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स विद स्पेशल रेफरेंसेस टू संस्कृत फोनोलॉजी, संस्कृत ध्वनियों के उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न, पॉइंट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड प्रयत्न है तो प्रयत्न का प्रयत्न ही, प्रयत्नाज ऑफ संस्कृत साउंड्स, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत की तुलना, कंपैरिजन ऑफ वैदिक एंड क्लासिक संस्कृत लैंग्वेजेस। तो खंड का में आपने देखा कितने टॉपिक हैं, भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा का उद्भव और विकास, भाषाओं का वर्गीकरण, भारोपी एवं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, अर्थ परिवर्तन दिशाएं तथा कारण, ध्वनि नियम, ध्वनि परिवर्तन के कारण, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय वाग् यंत्र, संस्कृत ध्वनियों के उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत की तुलना। ये 9 टॉपिक ही आपको भाषा विज्ञान में पढ़ने हैं और इसी 9 टॉपिक से सीधा प्रश्न आता है। देखिए संस्कृत में दूसरी विशेषता क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो टॉपिक हैं उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब प्रश्न आएंगे कौन कौन से यह भी निश्चित होता है। और कोई भी ऑप्शन ले लीजिए उसमें यह निश्चित नहीं है कि आप ये पढ़ लिए तो यही प्रश्न आएगा, नहीं, इसमें निश्चित है कि ये प्रश्न जो ये टॉपिक हैं इन्हीं में से प्रश्न सीधे पूछे जाएंगे। ध्वनि परिवर्तन के कारण बताइए या वैदिक एवं लौकिक संस्कृत की तुलना कीजिए, इस तरीके से सीधा प्रश्न आएंगे। या जैसे आएगा कि भाषाणाम आकृत मूलकम वर्गीकरण निरूपण, मतलब भाषाओं का आकृत मूलक वर्गीकरण कीजिए। अब ध्वनि नियम में हमने ध्वनि नियम जो है जैसे ग्रिम नियम हो गया, ग्रासमान नियम हो गया, वर्नर नियम हो गया इत्यादि जो नियम है, चार मुख्य नियम हैं, उनमें से कभी ग्रिम नियम पूछ लिया, कभी जो है ग्रासमान नियम पूछ लिया, कभी वर्नर नियम पूछ लिया, तो सीधा है आप 4 नियम तैयार करिए, एक नियम आपका आ गया। ध्वनि परिवर्तन के कारण सीधा होता है। ठीक है, अब यह जो टॉपिक है भाषा विज्ञान का, यह भाषा विज्ञान जो है जो हमारा फर्स्ट पेपर का खंड का है उसमें जो 2 प्रश्न आते हैं, इन्हीं 9 टॉपिक्स में
इन्हीं भाषा विज्ञान के 9 टॉपिक्स में दोनों क्वेश्चन बनते हैं। उस एक प्रश्न में 3 उप प्रश्न होते हैं, जैसे ABC करके। तो इन्हीं 9 खंडों से देखिए सीधे 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब 2 प्रश्न के 3 उप प्रश्न देख लिए तो टोटल 6 प्रश्न हो गए। इन्हीं में से आएगा और सीधा आपको, और इसको मैं इतनी आसानी से आपको समझा दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये 9 टॉपिक हैं, ये लगेगा कि 2-3 टॉपिक हैं। और देखिए कितनी आसानी से यहाँ आ गया, क्योंकि इसका देखिए सिलेबस बहुत संक्षिप्त है। यूपीएससी का इससे भी छोटा सा सिलेबस है। तो एक अन्य विशेषता संस्कृत की क्या होगी, इसका सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है, जो कि 2 से 2.5 महीने में आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। आप आसानी से इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 घंटा रिवीजन करिए, आपका संस्कृत पे इतना कमांड हो जाएगा, संस्कृत ऑप्शनल पे, कि आप कम से कम 350 नंबर आसानी से पा सकते हैं। उसके बाद आपकी मेहनत है। आइए खंड खा देखते हैं सेक्शन बी में। यहां भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। वह कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, मतलब प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 जो है ये खंड खा के अंतर्गत आती है। अब इसमें देखिए संस्कृत व्याकरण है हमारा टॉपिक। अब इस संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, कृदंत पढ़ना है, तद्धित पढ़ना है, स्त्री प्रत्यय पढ़ना है एवं कारक पढ़ना है। तो कुल मिला के कहें तो संधि, समास और प्रत्यय। प्रत्यय में कौन से 3 प्रत्यय, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, ये तीनों प्रत्यय हैं, और एक कारक। तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक जो है आपको पढ़ने, वो भी लघु सिद्धांत कौमुदी। मैं सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत को अष्टाध्यायी की आहे यहाँ, जब ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू होंगी तो हम वहां आपसे चर्चा इसकी अच्छे से करेंगे। आप वहां आसानी से इसको समझ सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए आपको अनुवाद करने के लिए भी प्रत्यय की जरूरत पड़ेगी, और संधि, समास, कारक इत्यादि की तो आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें है। और अब देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछता है, कहेगा सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि कार्य, मतलब सूत्र का उल्लेख करते हुए संधि का कार्य कीजिए। कोई संधि दी हो गई, ठीक है ना, उसको विच्छेद में दिए हैं, उसकी संधि कीजिए और उसके सूत्र का नाम बता दीजिए, हो गया। अब एक चीज मैं आपको नहीं बताया, वो यह था कि जो खंड का है या कोई भी खंड है जिसमें 2 प्रश्न दिए हैं, 2 प्रश्न दिए हैं, तो सभी हर प्रश्न 40 नंबर का है। मतलब 5 प्रश्न करने हैं आपको, 200 नंबर के टोटल मार्क्स हैं, टोटल 200 नंबर हैं। और हर प्रश्न कितने नंबर का हुआ, 40, मतलब 40 अंकों का एक प्रश्न हुआ। तो आपने देखा कि पहला प्रश्न 3 उप प्रश्नों में विभक्त था, तो वहां 15 15 10 का इस तरीके से आता है, 15 15 10, 15 दूनी 30 और 10 40 नंबर का हुआ। अब क्वेश्चन नंबर खंड खा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में जो ए बी सी करके दिया है, ए भी 15 का है, बी 15 का है और सी जो है 10 नंबर का है। तो 15 जो ए है उसमें 3 संधियां दी गई हैं और एक संधि 5 नंबर की हुई। तो अब आप देखिए कितना आसान है कि आप संधि करिए और संधि का सूत्र लिखिए, आपको 5 नंबर मिल गए। मतलब पूरे के पूरे नंबर मिल रहे, एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण में आपको 40 के 40 नंबर मिल सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इस तरीके से मैथमेटिक्स की तरह आपको किसी और विषय में नंबर नहीं मिल सकता है। यह मेरी चुनौती है आपको, आप ये जान लीजिए कि जितना इसमें नंबर मिल जाएगा, मतलब पूरे के पूरे नंबर जितना आपको व्याकरण में मिल जाएगा, संस्कृत व्याकरण में, उतना और किसी ना व्याकरण और ना किसी विषय में आपको मिल सकता है। तो इसलिए यह एक और सरलता हुई संस्कृत ऑप्शनल लेने की, कि आप देखिए इसमें ऐसा विषय है जिसमें पूरे के पूरे भी नंबर मिलते हैं। तो इसमें देखेंगे, फिर बी में देखिए, तीसरे का बी जो है वहां पर आपको समास पूछा जा रहा है, वो 15 नंबर का है। तीसरे में देखिए प्रत्यय पूछा जा रहा है, वह 10 नंबर का है। और इसमें 2 करने हैं, मतलब इसमें 4 आपको प्रत्यय दिया गया है, मतलब 4 दिए गए हैं शब्द जिसका आपको प्रत्यय बताना है, और प्रत्यय के सूत्र लिखने हैं। आपको 2 ही करने हैं, 4 दिए हैं, कोई 2 करना है, आपको 10 नंबर मिल गया। तो इतना आसान है। तो इसमें आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं व्याकरण में, खंड खा के अंतर्गत। आइए खंड का देखते हैं। भारतीय दर्शन। निम्नलिखित पाठ्य ग्रंथों के आधार पर भारतीय दर्शन का सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी ऑफ इंडियन फिलोसफी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेक्स्ट। देखिए अब भारतीय दर्शन का नाम लेने मतलब ये नहीं है कि आप दर्शन पूरा जो है इंडियन फिलोसफी पढ़नी है नहीं, उसमें कुछ
बुक्स लगी हैं और उनके कुछ विशेष टॉपिक्स पढ़ने हैं, बस उतने से आपका काम हो जाएगा, आपको और पूरा दर्शन नहीं पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इससे भ्रम में ना रहिए कि दर्शन, अरे पूरा दर्शन पढ़ने का पड़ेगा, पूरा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, पूरा साहित्य पढ़ने, इस प्रकार का कोई यहाँ पर समस्या नहीं है, यहाँ पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आप इन भ्रम में ना पड़िए, जो टॉपिक दिया उसी टॉपिक से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है। अब इसमें देखिए पहला है तर्क भाषा, केशव मिश्र ने लिखा है। इसमें सिर्फ देखिए अनुमान तक पढ़ना, अनुमान प्रमाण तक पढ़ना है, ठीक है, टिल ऑफ अनुमान। ये नहीं है कि आपको पूरा तर्क भाषा का पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। न्याय दर्शन पर बेस्ड है, पढ़ाऊंगा जब आपको तब अच्छे समझाऊंगा। सांकारिका दूसरा ग्रंथ हमारा है सांकारिका, ईश्वर कृष्ण के द्वारा है लिखित है। इसमें भी 4-5 आपके टॉपिक बनते हैं और वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यह जो खंड गा है, यहां से भी 2 प्रश्न आते हैं। जैसे आ जाएगा कि तर्क भाषा के अनुसार षोडश सन्निकर्ष बताइए। दूसरा आ जाएगा सांख्य कारिका के अनुसार गुण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। और तीसरा देखिए वेदांत सार सदानंद द्वारा विरचित है, तर्क भाषा केशव मिश्र ने लिखा है, की रचना है, सांकारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है, यह सांख्य दर्शन पर आधारित है। तो इसमें वेदांत सार में जैसे पंचीकरण का सिद्धांत हो गया, अधिकारी क्या है, इत्यादि प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, तो बहुत सरल है। अब इसमें देखिए, इसमें भी चूंकि ये खंड गा है तो इन्हीं, अब इसमें आगे देखिए हम बढ़ते हैं। वेदांत सार सदानंद द्वारा विरचित है। कठोपनिषद देखिए 2 अध्याय में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली है, ठीक है ना, सब टॉपिक समझ लीजिए। तो इसके प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली है वही आपको पढ़नी है, ठीक है ना। श्रीमद् भगवद गीता का सिर्फ द्वितीय अध्याय ही पढ़ना है। 18 अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता विभक्त है, मतलब श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है, लेकिन उसमें सिर्फ दूसरा अध्याय पढ़ना है और यह भी बहुत आसान है, बहुत एंजॉयफुल है ये। अब देखिए कितने टॉपिक हैं खंडगा में, 1 2 3 4 5, इसी से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब खंडगा के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आता है और क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन, उप क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 क्वेश्चन। अब चाहे आप क्वेश्चन नंबर 5 करिए, चाहे क्वेश्चन नंबर 6 करिए, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 करिए, 4 करिए, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 करिए, क्वेश्चन नंबर या 2 करिए, आपकी इच्छा पे निर्भर है, ये आपकी चॉइस है। अब हर जगह आप देख रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के है 15 नंबर का है, क्वेश्चन 5 का बी जो है 15 नंबर का है, क्वेश्चन 5 का सी जो है वह 10 नंबर का है। तो इसी प्रकार से उनका विभाजन किया गया है। अब देखिए शब्द संख्या की भी कहीं कहीं बात आती है, तो हमें लगता है कि शब्द संख्या को मैं अंतिम में आपसे चर्चा करूंगा, कितने शब्दों में लिखना होता है उत्तर, ये हो गया। तो आपने देखा कि तर्क भाषा में जैसे आपसे प्रमाण पूछ लिया, आपसे षोडश निष्कर्ष पूछ लिया, आपसे कारण पूछ लिया, तो इत्यादि बड़े सरल प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए इसमें कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। भारतीय दर्शन का कोई ऐसा सिद्धांत पूछ लिया जाएगा जिसको हम ना कर सकें, ठीक है ना। तो इस प्रकार अब जैसे मोक्ष का स्वरूप हो गया इत्यादि, आराम से ये प्रश्न आते हैं। आप विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्रों को अगर आप उनको एक बार देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा जो मैं बता रहा हूं ये रिलेवेंट है कि नहीं है। आइए खंडघा देखते हैं। इसमें देखिए काव्यशास्त्र दिया हुआ है, खंडघा सेक्शन डी, काव्यशास्त्र मतलब संस्कृत पोएटिक्स, काव्य शास्त्र। यहाँ पे बहुत संक्षिप्त जो हमारा पाठ्यक्रम लगा हुआ है इनका। ये देखिए आनंदवर्धन द्वारा रचित, मतलब आनंद द्वारा कृत माने होता है लिखित, रचना किया गया। तो आनंदवर्धन द्वारा लिखित ध्वन्यालोक इनकी रचना है। उसमें प्रथम उद्योत ही लगा है और उसमें भी क्या पढ़ना है, ध्वनि और उसके भेदों का एक सामान्य अध्ययन, मतलब बहुत डीप में नहीं जाना है, बहुत गहराई से उसको नहीं पढ़ना, एक सामान्य प्रश्न पूछेगा। जैसे ध्वन्यालोकम अवलंब्य प्रति मानार्थ से वैशिष्ट्यम प्रसादयत, ध्वन्यालोक पर आधारित प्रतिमान अर्थ का वैशिष्ट्य बताइए। ये हो गया। यह पूछ लेगा अगर आप
जाएंगे तो मतलब इस खंड में आगे देखेंगे कि ध्वन्यालोक के अनुसार ध्वनि का स्वरूप और उसके भेद का संक्षिप्त वर्णन करिए। इसी को संस्कृत में कहेंगे कि ध्वन्यालोकानुसारेण ध्वनेः स्वरूपम वर्णयित्वा तस्य भेदान संक्षेपेण निरूपयत। इसको संस्कृत में कह देंगे। तो आपको ऐसा नहीं कि संस्कृत पढ़कर उसका हिंदी नहीं जान पाएंगे, बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। और जब आप क्लास करिए, आप नोट्स लीजिए, यकीन मानिए कि 400 में 350 के आसपास मार्क्स मेरे प्रयास से मिलेगा, अगर मेरा साथ आप देते रहेंगे। बाकी आप प्रयास और भी थोड़ा कर ले जाएंगे तो इससे भी अधिक नंबर मिलेंगे और आपको प्रॉपर एसडीएम, प्रॉपर डीएसपी, मतलब बेहतरीन जो है रैंक आपको यह दिलवाने में पूरी तरह से सक्षम है यह विषय। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब देखिए इसी में खंड खा देखिए कि मम्मटकृत काव्य प्रकाश है निम्नलिखित विषय। मम्मट, आचार्य मम्मट बहुत बड़े काव्यशास्त्री आचार्य हैं। इन्होंने काव्य प्रकाश नामक एक ग्रंथ की रचना की और वह 10 उल्लासों में विभक्त है। और उन 10 उल्लासों को नहीं पढ़ना है, उन्हीं में से कुछ संक्षिप्त विषयों को हमें पढ़ना है। जैसे काव्य का प्रयोजन क्या हुआ, काव्य का लक्षण क्या हुआ, काव्य हेतु हो गया, काव्य भेद, शब्द शक्तियां, रस सिद्धांत, गुण तथा 18 अलंकार हैं। और ये देखिए काव्य प्रयोजन एक लाइन का है, काव्य लक्षण छोटा सा, काव्य प्रयोजन छोटा सा, काव्य हेतु हाँ इनका है, काव्य भेद 3 भेद होते हैं, उत्तम मध्यम अधम हो गई, शब्द शक्तियां 3 हो गई, अभिधा लक्षण व्यंजना, रस हो गए, फिर गुण हो गए, अलंकार ये 18। अब देखिए एक अलंकार लिखेंगे मतलब उसकी परिभाषा लिखेंगे और उसका उदाहरण लिख देंगे और आपको आराम से 10 नंबर, आराम से 15 नंबर इजीली मिल जाएगा। ठीक है। अब काव्य लक्षण हो गया, काव्य प्रयोजन हो गया, बहुत ही आसान है, मतलब जो भी विषय है बहुत आसान है। इसलिए आपके लिए यह कोई समस्या ही नहीं है कि ये बहुत कठिन है, हम इनको कैसे पढ़ेंगे। आप बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, सारा मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, आपको यहाँ वहाँ भागने की आवश्यकता भी नहीं है। बस आप हमसे जुड़िए, इस संस्था पे विश्वास करिए, हम पर विश्वास करिए, यकीन मानिए आपकी सफलता निश्चित है। तो इस प्रकार से आपने देखा खंड घा के अंतर्गत 2 ही टॉपिक हैं, का और खा। और यह इस खंड घा के अंतर्गत भी 2 ही प्रश्न होते हैं, एक 7वां एक 8वां, और इसमें भी 3 उप प्रश्न हैं, ए बी सी, और 8वें में ए बी सी। तो अब जैसे आप, लेकिन अब यह है कि पढ़ना तो दोनों को पड़ेगा, चाहे ध्वन्यालोक हो चाहे काव्य प्रकाश, पढ़ना दोनों को पड़ेगा, किसी का टॉपिक को नहीं छोड़े। क्योंकि कुछ एक आध टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर 7 में जो है, जैसे का से एक टॉपिक क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ लेंगे और खा का कोई टॉपिक 1 या 2 उठाकर जो है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ लेंगे। उसी प्रकार अगर आप उसी प्रकार कभी कभी जो है यह भी देखने को मिलता है कि खंड घा का जो का है टॉपिक अर्थात ध्वन्यालोक है, उससे भी कभी कभी जो है प्रश्न 8वें में पूछ सकते हैं, लेकिन अधिकांशता नहीं पूछा जाता। तो कहने का मतलब है कि खा ही अधिक पूछा जाता है, मतलब काव्य प्रकाश से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और ध्वन्यालोक से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अंतिम खंड ङा पे चल रहे हैं, सेक्शन ई पे। यह अंतिम प्रश्न है, इसमें सिर्फ निबंध लिखना होता है, आपको एक निबंध लिखना होता है और यह संस्कृत माध्यम में लिखना पड़ता है। और कितने शब्दों में? 250 शब्दों में। और कितने अंक इस पर निर्धारित हैं? मतलब यह क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। यह 250 शब्दों में लिखना होता है, संस्कृत मीडियम में लिखना पड़ता है और यह 40 अंकों का होता है। और इनमें 6 टॉपिक होते हैं, मतलब 6 उप प्रश्न होते हैं, कहिए तो 6 टॉपिक होते हैं। निबंध के 6 टॉपिक होते हैं, किसी एक टॉपिक को लेकर आपको निबंध लिखना होता है और बहुत सरल होता है। जैसे संस्कृत भाषा का महत्व पूछ लिए, आधुनिक युग में विज्ञान पूछ लिए, जैसे आजकल धर्म की बड़ी चर्चा होती है तो धर्मो रक्षति रक्षिता कह दिए, और संस्कृत भाषा के प्रचार के क्या उपाय हैं। मतलब एक प्रश्न तो संस्कृत से आएगा ही आएगा। एक हो सकता है कोई आपसे, वैसे वर्तमान से पूछते नहीं हैं, या कोई सूक्ति उठाकर इस तरीके से आराम से पूछ सकते हैं आपसे। जैसे संस्कृति से पूछ लिया कि भारतीय संस्कृति संस्कृतंच, मतलब भारतीय संस्कृति संस्कृतम च।
भारतीय संस्कृति और संस्कृत, इस पर आपसे निबंध पूछ लिए, ठीक है ना। तो ये जो निबंध है ये सब हमारे पास उपलब्ध हैं, इन्हीं में से आप निबंध तैयार कर लीजिए, कोई 2 निबंध आपको आराम से इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ भी आपको कठिनाई नहीं है। अब एक बात आती है कि भाई हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो वह बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको संस्कृत में अनुवाद सिखा दूंगा। आप बहुत ही आसानी से अपने शब्दों में बिना किसी समस्या के लिखने में समर्थ हो जाएंगे, ये चीज है। और दूसरी चीज है निबंध के लिए, देखिए निबंध के लिए कुछ कोटेशंस भी आपको तैयार करने पड़ेंगे, और उन कोटेशंस को भी आप अच्छे से तैयार करिए, वो मैं बता दूंगा कौन कौन से कोटेशन तैयार। कम से कम 250 के शब्द में कम से कम 3 से 4 कोटेशन डाल देंगे तो आपको 40 में कम से कम 30-35 नंबर मिल जाएगा। तो अब आपने देखा कि ये 40 नंबर का था, तो हमसे 250 शब्दों की अपेक्षा की गई कि भाई कम से कम 250 शब्द में आपके प्रश्न, आपका यह निबंध होना चाहिए। अब ऊपर आपने देखा होगा 15-15-10 40 नंबर का एक प्रश्न होता था, तब वहां भी ये है ना कि हम अगर वहां पर उत्तर लिख रहे हैं, जैसे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके क्वेश्चन के अगर आंसर दे रहे हैं, तो वहां हम 15 अंकों का यदि हमारा प्रश्न है तो हम उसको कितने अंकों में लिखें। अगर 40 का है तो 250 है, समझ रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि 55-25 हो गया, 10 चौक 40। अगर देखा जाए तो कमोबेश 10 नंबर है तो 60 से 70 वर्ड हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप आराम से 120 से 130-35 के अंतर्गत जो है 150 शब्द, वो सॉरी जो 15 अंकों के प्रश्न हैं उनको आप 100 या 130 शब्दों में कम से कम लिखिए, अधिक से 150 लिख दीजिए। और जो 10 नंबर का है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 में निपटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल 200 अंकों के जो प्रश्न हैं वो कैसे आ रहे हैं, कौन कौन से खंड से कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए, और जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस हमारी जो है जून के पहले ही सप्ताह में प्रारंभ हो रही है, उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और आप लोग उसको रजिस्ट्रेशन करिए। और प्रारंभ की 3 कक्षाएं डेमो होंगी, उसके बाद जो है हम लोग विषय पर आएंगे, और 2 से मैक्सिमम 2.5 महीने में आपका पूरा कमांड, आपका पूरा एकाधिकार आपके ऑप्शनल पे, आपके ऐच्छिक विषय पर हो जाएगा। बाकी जितना अधिक से अधिक समय बचता है आप अपने जीएस के प्रश्न पत्रों पर दीजिए, संस्कृत से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस पे और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस चाणक्य संस्कृत अकेडमी से आप जुड़िए, ऑनलाइन कक्षाएं करिए, यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारे लेक्चर हैं। आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी आपका सुझाव हो आप उसको हम तक पहुंचाइए। और सबसे बड़ी बात, आपको कभी भी हमारी जरूरत हो तो हम उपलब्ध हैं। कोई भी समस्या हो या किसी प्रकार का मार्गदर्शन आपको हमसे चाहिए, हम लोग उपस्थित हैं। आप अच्छे से तैयार करिए और जो भी समस्या हो हमसे साझा करिए। नमस्कार। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।